होमवर्क हो गया? एक क्वेश्चन ही होमवर्क दिया था। रोशनी होमवर्क, मम्पी हो गया। एक ही क्वेश्चन होमवर्क था तुम लोग के लिए, दैट वाज कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 5। कोई दिक्कत है उसके अंदर में? सेकंड पार्ट, क्या दिक्कत है? रोशनी नहीं किया ना होमवर्क तुम? कर लिया, फोटो भेज देता अभी आप। हम जब मंगाएगा तभी भेज दें। मम्पी तुम तो नहीं किया? सर हम तो बाहर गया था ना, हमारा फैमिली, अरे भाई फैमिली फंक्शन थोड़ी 24 घंटा था। सेकंड पार्ट, आपको रेट पर आवर ऑफ ईच मैन डिपार्टमेंट निकालना है, ठीक है? रेट पर आवर। उसके लिए सबसे पहले देखो, ईच डिपार्टमेंट का रेट पर आवर चाहिए। उसके लिए आपको पहले डिपार्टमेंट वाइज टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट दो तरह के, तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। मेन डिपार्टमेंट कितने हैं तुम्हारे? तीन है, परचेजिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड उनको सपोर्ट करने के लिए दो सर्विस डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस एंड पर्सनल डिपार्टमेंट। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में इनका यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो करके दे ही दिया, डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है? सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट। अरे कैसा तबियत? ठीक है, दवाई ववाई खाया, थोड़ा साइड में बैठ जाओ। नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसी से भी, क्योंकि बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल में जाता है, और हॉस्पिटल में सेंट्रलाइज्ड एसी होता है। सो सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट क्या करना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करना होता है एज पर द सूटेबल बेसिस। और यहाँ पे क्वेश्चन में बता रखा होगा कि कैसे क्या बांटना है। बोल ही दिया है स्टेप लेडर मेथड से बांटना है, वो भी किस तरीके से? किस तरीके से बांटोगे? बस कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप लेटर का मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले एक सर्विस डिपार्टमेंट को खत्म करो, फिर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को खत्म करो। और क्वेश्चन के अंदर में प्रिंट आउट नहीं है क्या? मैंने आपको कल बोला था दो एक्स्ट्रा नहीं, टेस्ट पेपर है, ठीक है हम दे देगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, बोल ही दिया कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को किस तरीके से बांटना है? एरिया इन स्क्वायर मीटर। एंड पर्सनल डिपार्टमेंट को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बस कहानी खत्म। पहले यदि मेंटेनेंस उठाया है तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इन स्क्वायर मीटर, मतलब 12,576, इस रेशियो में 6,40,000 को बांट देंगे। फिर जो खर्चा प्रोपोर्शनेट होके इधर आया होगा उसको ऐड करके 3,20,000 में से आप लोग क्या करोगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशियो में बांट दोगे। क्लियर है? दिस इज अ नॉन रेसिप्रोकल मेथड। यहाँ पे एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देता। क्लियर है? रिवर्स नहीं हो रहा है, एक दूसरे को तो देगा लेकिन वही दूसरा पहले वाले को नहीं देगा। वो कर दिया हमने। तो आपको मिल गया होगा परचेज डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड कॉस्ट। टेल मी टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितना आया? 7,96,000। एंड पैकिंग डिपार्टमेंट का 12,61,000। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट 5,53,000, ये आया। अब सेकंड पार्ट में बोला है कंप्यूट द रेट पर आवर of each main department giving that the purchase department, packing department and distribution department works for 12 hours a day। आपको रेट क्या पूछा है? रेट पर आवर पूछा है। तो जो कॉस्ट है, इफ इस कॉस्ट को डिवाइडेड बाय उस डिपार्टमेंट के वर्किंग आवर से आप डिवाइड कर दो तो रेट पर आवर मिल जाएगा। एक डिपार्टमेंट 12 घंटा एक दिन में काम करता है, ठीक है? 24 आवर्स ए डे, 12 आवर्स ए डे, 24 आवर्स ए डे, 8 आवर्स ए डे, ये तीनों का अलग अलग है। ये 12 घंटा काम करता है, 24 आवर्स, 8 आवर्स, ऐसे वर्किंग हो रहा है पर डे का। आगे जाके क्या बोला? अज्यूम दैट थ्री देयर आर 365 डेज इन अ ईयर एंड देयर आर नो हॉलीडेज। ये 3 को देयर कर देना। यानी पूरे साल भर में कितना 365 डेज है, एक भी दिन हॉलीडे नहीं है।
तो परचेज डिपार्टमेंट ने कितना नंबर ऑफ आवर्स काम किया होगा? 365 इंटू 12, एक दिन में 12 घंटा, तो 365 डेज में कितने आवर्स होंगे? 4080 आवर्स उसने वर्क किया है। तो रेट पर आवर निकल जाएगा 7,96,000 डिवाइडेड बाय 4380 आवर्स, 18 अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, वर्ड अप्रोक्स लिख देना। समझ में आया? ऐसे ही दूसरे डिपार्टमेंट का आएगा और तीसरे डिपार्टमेंट का आएगा। क्लियर है? किसी को डाउट नहीं था? एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्या होता है? एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, सपोज ए और बी, और एक होगा सर्विस डिपार्टमेंट, सी और डी। सबसे पहले हमें क्या करना है? वी इन दिस चैप्टर वी आर डीलिंग विथ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डायरेक्टली आपको एलोकेट हो जाएंगे, कुछ खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली एलोकेट हो जाएंगे, यानी वो हमें डिपार्टमेंट वाइज पता होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एलोकेटेड। तो सबसे पहले ये देख लो एलोकेटेड एक्सपेंसेस कितने हैं जो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इन डिपार्टमेंट्स का कॉस्ट। क्लियर है? अब इसके बाद में आपको क्या करना है? कुछ खर्चे ऐसे हैं जो इन चारों डिपार्टमेंट का कॉमन हो रहा है, जैसे फैक्ट्री रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब। तब आपको क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन करना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे? अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंस। अपोर्शनमेंट करने के बाद आपको इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट पता चल जाएगा। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ओवरहेड कॉस्ट पता चल जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे? सिंस सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा भी मुझे मेरे प्रोडक्ट से ही रिकवर करना है, तो उसका कॉस्ट हम कहां रीअपोर्शन करेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब रीअपोर्शनमेंट करने के लिए यानी मुझे क्या करना है? इन खर्चों को इधर लेके आना है और इन खर्चों को भी इधर लेके आना है। इसके लिए आपको पहला एक तरीका था जहां पे क्या हो रहा था? सर्विस डिपार्टमेंट only gives services to production department। सर्विस डिपार्टमेंट इवन कोई दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस नहीं दे रहा। सर्विस डिपार्टमेंट ओनली गिव सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसमें हम लोग यूज कर रहा था डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसमें कुछ नहीं करना, कोई एक सर्विस डिपार्टमेंट को उठाना, जो क्वेश्चन में प्रोपोर्शन या रेशियो बताया हुआ रहेगा उस रेशियो में बांट देना। क्लियर है? सपोज डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन है तो पहले आप इसको 0 कर देना, इसका खर्चा जिस प्रोपोर्शन में है इधर आ जाएगा, देन आप इसको 0 कर देना और उसका खर्चा भी आपका इधर आ जाएगा। इस तरीके से आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने आवर्स काम करता है, तो रेट पर आवर निकल जाएगा। इफ यूनिट पूछेगा तो डिवाइडेड बाय वो पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितना यूनिट्स बनता है उतना यूनिट से डिवाइड कर देना, तो आपको रेट पर यूनिट मिल जाएगा। क्लियर है? तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कब लगता है? जब सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विस देता है, तभी आपका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगेगा। क्लियर है? अब ये एक तरीका था। फिर एक हमने देखा था कि कभी कभी सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को तो सर्विस दे ही रहा है, प्लस दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा है। सपोज ये सर्विस डिपार्टमेंट इसको सर्विस देता है, बट प्रोपोर्शनेटली इनवर्स ये इसको सर्विस नहीं देगा। ठीक है? एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को तो सर्विस देगा, बट वह सेम सर्विस डिपार्टमेंट विल नॉट गिव सर्विस टू द फॉर्मर सर्विस डिपार्टमेंट। समझ में आया? उस कंडीशन में हम लोग का लगेगा स्टेप लैडर मेथड या स्टेप मेथड, ठीक है, या फिर नॉन रेसिप्रोकल मेथड। नॉन रेसिप्रोकल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, ये इसको तो दे रहा है सर्विस, लेकिन ये इसको सर्विस नहीं दे रहा।
तो ये रेसिप्रोकल तो नहीं हो रहा ना, दिस इज अ नॉन रेसिप्रोकल। तो जब भी नॉन रेसिप्रोकल होगा तब हमारा स्टेप लैडर नॉन रेसिप्रोकल या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगेगा। उसमें करना क्या है, वो सर्विस डिपार्टमेंट जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है पहले उसको 0 कर दो, देन उसका नेक्स्ट, इस तरीके से करते जाएंगे। क्लियर है? बाकी आगे का प्रोसेस सेम है। एक बार आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट पता चल गया, फिर डिवाइडेड बाय आवर्स यूनिट्स कुछ भी कर दो, तो पर आवर या पर यूनिट का क्या रेट मिल जाएगा। टर्म क्या था, टर्म क्या रेट, टर्म क्या है, उस रेट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या करोगे प्रोडक्ट में उसको, वो रेट निकाला क्यों, एब्जॉर्प्शन रेट, उसी को बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन रेट। उस रेट के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू को एब्जॉर्ब करेगा while calculating the cost of a unit and determining the selling price। मंजूरी तो कैसे का है मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट निकालने के बाद जब तुम उसको बांटता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। हाँ, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? इतना ही चीज हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। क्लियर है? ओवरहेड कॉस्ट में किसी को डाउट? ओवरहेड कॉस्ट मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री। 3 लेवल पे इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, एक फैक्ट्री ओवरहेड, एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्लियर है ये वाला चीज? देखो आगे मेथड्स में जाने से पहले कुछ एक आधा क्वेश्चंस कर लेता है, सो थोड़ा सा रिदम आ जाए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, ये मेथड करेंगे, नो इश्यूज, आज इसको कवर करेंगे, लेकिन पहले इसको कवर करने का कोशिश करता हूं ताकि एक रिदम आ जाए करते कैसे, जहां पे आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। फिर से बोल रहा हूं, किसी को कुछ भी डाउट रह जाए तो पूछ लिया करो, ठीक है? कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अपने को एकदम भाग रहे हैं, एकदम तसल्ली से एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो किसी का भी डाउट रहे तो पूछ लिया करो, जब तक आप मुझे नहीं पूछोगे मैं उतना अंदर आपके नहीं घुस सकता। हाँ, थोड़ा सा आपके फेस गेस्चर से प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, बट एवरी टाइम शायद नहीं कर पाऊँ या फिर मैं कभी कभी इग्नोर करना भी स्टार्ट कर दूं, तो वो आपको ही पूछना पड़ेगा। वन, क्वेश्चन का लेंथ से नहीं घबराने का, साइकोलॉजिकली ये सब बोलना छोड़ो, ये सब चीजें डराती है एग्जाम में, ये बड़ा है ये वो है। हमेशा ध्यान रखना, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी क्वेश्चन, जितना छोटा क्वेश्चन उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा उसके अंदर में, क्योंकि चीजें कम होगी, इंफॉर्मेशन कम होगा तो सारी निकालनी पड़ेगी आपको। तो कभी भी क्वेश्चन का लेंथ देख के नहीं। एंड तुम लोग तो मेरे स्टूडेंट, बस हमेशा यही चैप्टर तो इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। बोलना सीखो तो अपने आप डर भी भाग जाएगा। मन एक क्या है, मशीन है, उसको तो बनाना पड़ेगा, उसका कोडिंग ही ऐसे कर दो कि वो बोले यार ये डरता ही नहीं है किसी चीज से, तो क्या डराना है इसको। एबीसी कंपनी हैज दी following account balances and distribution of direct charges on 31st March। देखो 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 देखो, इसका मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आया समझ में? क्लियर है? जैसे कि इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा है, वो टोटल 14,650 था, और ऑलरेडी क्वेश्चन खुद बांट के दे रहा है डिपार्टमेंट वाइज। दो मेन डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वन इज मशीन शॉप एंड अदर वन इज पैकिंग, एंड दो सर्विस डिपार्टमेंट है, जनरल प्लांट एंड स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो क्वेश्चन करके दिया है। अब ओवरहेड्स टू बी अपोर्शन, यानी जो डायरेक्ट खर्चे बढ़ सकते थे वो तो क्वेश्चन खुद बांट के दे रहा है।
अब उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो क्वेश्चन नहीं बांट सका डिपार्टमेंट वाइज, तो सबसे पहले आपको बांटना पड़ेगा। अब इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। वो था डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इंडिविजुअली स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाइज था। ये है कॉमन खर्चे ऑफ द फैक्ट्री जो आपको सूटेबल बेसिस पे यहां 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 बांटना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमें सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, उसको बांटोगे आप लोग कहां पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, दैट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? आगे देखो क्या बोल रहे हैं, पावर। पावर का खर्चा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में 8000 का, ओवरहेड्स टू बी अपोर्शनड, मतलब इसको बांटना है। क्लास क्लास में हमने पढ़ा था एलोकेशन एंड अपोर्शन। ये जो खर्चे ये क्या है, एलोकेशन, एलोकेटेड हो चुके हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट्स थे। अब हमें सूटेबल बेसिस पे क्या करना है, अपोर्शन करना है, बांटना है। तो पावर, पावर को कैसे बांटोगे, एचपीआर से हॉर्स पावर, क्लियर है? तो पावर चला जाएगा तुम्हारा हॉर्स पावर पे, रेंट फ्लोर स्पेस, याद करने का जरूरत है क्या, लॉजिकल है, क्वेश्चंस के डेटा को देखो और अपने आप हो जाएगा। देन फ्यूल एंड हीट, रेडिएशन, रेडिएटर सेक्शन, इंश्योरेंस, क्या क्या, यस, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होगा। इंश्योरेंस हमेशा वैल्यू वाइज होता है। ट्रेड लाइसेंस फीस, ट्रेड लाइसेंस क्यों फ्लोर स्पेस होगा, मेरा चाहे फैक्ट्री 5000 स्क्वायर फीट में, चाहे 10,000 स्क्वायर फीट में, ट्रेड लाइसेंस तो वैसे ही होगा ना। ट्रेड लाइसेंस बेसिकली आपके वैल्यू पे होता है, कितना बड़ा धंधा है उसके बेसिस पे ट्रेड लाइसेंस फीस लगता है आपका। ठीक है, तो इट विल बी ऑन द बेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद डेप्रिसिएशन, क्यों रेडिएटर, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मशीन शॉप में जितना पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। जहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया वहां की एसेट्स को ज्यादा डेप्रिशिएट करोगे। क्या चीज, ऐसा कहाँ लिखा है एम्प्लॉय इंश्योरेंस, नॉर्मल इंश्योरेंस होगा, हमारे फैक्ट्री का प्रीमाइसेस है, मशीन्स है, उन सबका इंश्योरेंस। एम्प्लॉय इंश्योरेंस बोलता था हम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मानता, बट यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग इट्स अ नॉर्मल इंश्योरेंस ऑफ अ फैक्ट्री। फैक्ट्री का गुड्स, फैक्ट्री का मशीन्स, उनका इंश्योरेंस है। Expenses charged to the stores and maintenance department are to be distributed to the other department by the following percentage। यानी ये क्या चीज का डेटा है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बार सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल निकाल दिया, उसके बाद इस बेसिस पे आप क्या करोगे, परसेंटेज चार्ज करोगे। जनरल प्लांट ओवरहेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, वो तो उनका निकलेगा तब होगा ना, जनरल प्लांट ओवरहेड, इसका जो भी टोटल खर्चा निकलेगा उसको किस बेसिस पे बांटोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। एंड स्टोर्स एंड मेंटेनेंस के लिए क्वेश्चन ने बता दिया दैट 50%, 20% एंड 30%। क्लियर है? एंड ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाओ, ये हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। देन distribution of service department expenses to production department, secondary, हो जाओ शुरू, करो, करके दिखाओ। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो आपको यही चार्ट चाहिएगा, इसका तो कोई वैसा जरूरत है नहीं। क्या चीज, फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्ट टोटल मार दो ना, एलोकेटेड एक्सपेंसेस बोल के, नहीं तो बहुत बड़ा बन जाएगा। वैसे दिखा सकते हो फिर बाद में टोटल करके, एज इट इज कॉपी पेस्ट मार सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भी टोटल करके दिखा सकते हो। एलोकेटेड ओवरहेड्स क्यों रॉन्ग है, वो तो क्वेश्चन खुद ही करके दे रहे, क्या ही अलग अलग करके दिखाएगा।
क्या है? मतलब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा वो हाँ वो तो सर्विस डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस जब देता है तब आ रहा होगा, इंटरचेंजेबली हो रहा है। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक बार उसको होल्ड कर देखो, नंबर सेकंड तो नहीं है कहीं पे, मैच कर लो ना, ऊपर नीचे तो नहीं है न्यू बुक और ओल्ड बुक में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल अलग है क्या, सेम नहीं है, मतलब इससे मैच नहीं हो रहा एबीसी कंपनी से। वो तो सेम है, आपका जो 100 पॉइंट टास्क दिया है ना, आपका जो ए और बी है ना वो हम लोग का ए है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और नंबर बी पे वो साइकिल वाला। अच्छा ठीक है, वो एक होल्ड कर लेना, वो जब अपन करेगा तो उसके बाद करेगा, अभी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड करता है। हाँ अभी तक हम लोग जैसे सके वैसे ही करेंगे। उसके पहले जनरल वाला तो काट देगा, स्टोर वाला खाने को दो काटने में ज्यादा पड़ेगा। क्या चीज? हाँ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करेगा। इस क्वेश्चन के अंदर मैं अभी तक जैसे किया डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से करो, ठीक है, ज्यादा वो दिमाग मत लगाओ एक बार का। अब वो क्वेश्चन में जैसा है उसी डेटा में, नहीं तो एक पॉइंट नंबर सी क्या ऐड ही कर लो ना इसके अंदर में, तो बाद में ही करना होगा फिर, तो पॉइंट नंबर सी ऐड कर दिया तो आप लोग के बुक के अकॉर्डिंग कुछ तो एरर है इस बुक में, देखा ना, पॉइंट नंबर सी माइट भी नया वाला बुक में एरर है। हाँ ये इन लोगों से ही गलती हुआ है, दैट विल बी पॉइंट नंबर सी, एक नया पॉइंट ऐड होगा इन द न्यू बुक। तो एक बार रुक जाना इसको, क्या चीज? समझ गया, बट वो 3 स्टेप तक करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय कंटिन्यूड, ये हमने किया नहीं है तो शायद तुम लोग से नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड थ्रू 3 साइकिल्स। ठीक है, अभी इसको मैं करता हूँ तुम लोग के साथ 3 साइकिल्स वाला, ये जो मेथड है एकदम कुछ नहीं है, ट्रायल एंड एरर चलता जाएगा उस तरीके से, एकदम इजी पार्ट है। पहले तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं हम लोग, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मेरे साथ कर लेना। स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स
प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर दो, लास्ट में अलग कर देना। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट बताना होगा ना तब अलग कर देंगे। आराम से देखो, अभी सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप बाय स्टेप कैसे मार्क्स ले सकते हैं आप लोग एग्जाम में। पर्टिकुलर्स बेसिस मशीन शॉप पैकेजिंग पैकिंग जनरल प्लांट टूर एंड मेंटेनेंस। कितने खर्चे बांटते हैं अपने को? पावर, रेंट, फ्यूल एंड हीट। पावर, रेंट, फ्यूल एंड हीट, इंश्योरेंस, ट्रेड लाइसेंस फीस, डेप्रिसिएशन। वो एक साथ में जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट निकालेंगे ना उसमें सारा चीज डाल देंगे कि एलोकेटेड एक्सपेंसेस, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक टेबल बना देंगे छोटा सा, उसमें सारा आ जाएगा। डाल दिया तो डाल दिया, डाल दिया तो डाल दिया, कोई बात नहीं। पावर कैसे जाएगा? ऑन द बेस ऑफ HPR, रेंट, फ्लोर स्पेस, फ्यूल एंड हीट, रेडिएटर सेक्शन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड लाइसेंस, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट। आठ बारह छः एक, आठ बारह छः एक दो। चलो डिस्ट्रीब्यूशन बताओ मेरे को। रेशियो समझ में आया ना सिद्धांत? प्लीज सेल्फ कैलकुलेट करना, ऐसे नहीं कि छाप लो खाली, क्योंकि स्पीड आपका बढ़ेगा नहीं। कैलकुलेटर चलाओ, उसमें रिदम होना चाहिए, खुद का कैलकुलेशन खुद करो। $1200, $2400, $800 and $1600, ठीक है।
एग्जाम में थोड़ा सा पेशेंस रहना, क्योंकि हल्का सा रेशियो एक ऊपर नीचे किया आपने, सारा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा और वो आपका स्टेप्स देखेगा ही नहीं, ऐसे काट देगा। सिक्स फोर्टी, 200, 10, 150। कितना? टोटल? यहाँ तक क्लियर है? तो अभी आपको ऐड करना पड़ेगा जो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट cost to production डिपार्टमेंट। क्या चीज समझा नहीं हम लोग। एडिंग तो डालना पड़ेगा। हाँ, पता कैसे चलेगा? और खाली ऊपर प्राइमरी लिखने से नहीं होगा। तुम जो लिखा है ऊपर टेबल में, क्या लिखा है हेडिंग में? क्या लिखा है तुम इस टेबल का? हाँ, ये अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा बाय कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बताएगा अभी। इसमें क्या हो रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में कैसे बांटोगे? इजी है।
इसके बाद और एक एग्जांपल भी कर लेगा तो रिदम आ जाएगा। कर लेगा, लास्ट में एक शीट बना देगा जिससे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कर सकते हो। नहीं, हेडिंग वही रहेगा। आपको अभी ऐड करा मेरे को और पार्टिकुलर्स में एलोकेटेड ओवरहेड। हाँ, एलोकेटेड ओवरहेड्स। न्यू बुक में प्रिंटिंग एरर है, क्वेश्चन डायरेक्ट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ही बोला है। न्यू बुक में प्रिंटिंग एरर है। हाँ, बना लो। वैसे इतना कुछ है नहीं कि एकदम स्पेसिफाइड है, आप नहीं बनाओगे तो मार्क्स वार्क्स नहीं कटेगा आपका एग्जाम में। हम उस खुद के बेटरमेंट के लिए बनाते जाते हैं। हाँ, रॉन्ग ना हो जाए उसके लिए, मैच कर सके। बाकी नहीं भी बनाओगे कोई एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेगा आपका। ये कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, ऐसा नहीं बनाया तो मार्क्स कट जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। बस खुद के सहूलियत के लिए बनाते जाते हैं। मशीन शॉप, पैकिंग, जनरल प्लांट, स्टोर एंड मेंटेनेंस। एलोकेटेड ओवरहेड्स। अभी यहाँ पे देखो हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो एलोकेटेड ओवरहेड सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का उठाना, सो दैट वी डिस्ट्रीब्यूट ओनली सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बाद में क्या करना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एलोकेटेड सबको एक साथ ऐड करके एक छोटा सा टेबल और बना लेगा। समझ में आया? अभी क्या किया कि हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग सेकेंडरी कर रहे हैं। सेकेंडरी में क्या करते हैं, सर्विस का खर्चा प्रोडक्शन में अपोर्शन करना है, राइट। तो यहाँ पे से सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कंसीडर करो। जैसे एलोकेटेड ओवरहेड्स में सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल एलोकेटेड ओवरहेड्स कितना है, इसको ऐड कर लो। तो दिस इज द एलोकेटेड ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। कितना हो गया ये 1717। क्या चीज हेडिंग के लिए, कौन सा नहीं मैं कर रहा हूँ ना, देखो सर्विस डिपार्टमेंट लिखूंगा मैं। सर्विस डिपार्टमेंट का उसका एलोकेटेड कितना है, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का 7350, ठीक है, ये तो है ही। फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ओवरहेड्स कितना आया था सर्विस डिपार्टमेंट का 2830 एंड 22650। क्लियर है? अब इस टोटल कॉस्ट को ही तो बांटना है आपको। ये जो टोटल है, ये टोटल सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को ही तो आपको क्या करना है, अपोर्शन करना है, रीअपोर्शन। तो कितना आ रहा है 17, 18, 19, 20,000 रुपए, 20,000 एंड 30,000। अब यहां तक हो जाए तो फिर मेरे साथ आओ। एक और टेबल तो हमको नहीं बनाना पड़ेगा, सही बोला। बट सिंस क्या है कि मेरा हेडिंग ये है कि स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हाँ हाँ वही करेगा थोड़ा। हाँ क्यों लेंदी होगा, एक छोटू सा टेबल और बनाना होगा जहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का दिखाना होगा। देखना कुछ लेंदी नहीं होगा। हाँ नहीं पड़ेगा। यदि तुम लोग ऐसा कर रहे हो कि समझ लो एलोकेटेड ओवरहेड्स दिखा दो प्रोडक्शन का, मशीन शॉप और पैकेजिंग इसी में दिखा दिया, तो और एक छोटा सा टेबल नहीं बनाना पड़ेगा।
हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, इफ आपने इसमें दिखा दिया तो अलग से और एक टेबल बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जो ऐसे नहीं दिखा रहा है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट को अपोर्शन कर रहे हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए। और लास्ट में जाके हम लोग क्या करेगा, एलोकेटेड प्लस प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तीनों डिपार्टमेंट का ऐड कर देगा एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। उस तरीके से भी आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स ले सकते हो। कल को कोई पर्टिकुलर टेबल में सिली मिस्टेक किया, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे टेबल का तो मार्क्स मिलेगा ना आपको, तो वो स्टेप मार्किंग ले सकते हो आप। पहले का जो कॉस्ट था उसको तो पूरा ऐड कर लिया, उसके बाद फैमिली डिस्टेंस को भी ऐड करना पड़ेगा। हाँ अब यहां तक आके देखो, एक नया मेथड सीख रहे हैं। यहां तक सब पहुंच गया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का सीट तक पहुंच जाओ, फिर साथ में करेंगे। कोई डाउट? यहां तक हो गया, बाकी लोग सबका हो गया? और मैं करके चेंज होगा हर मेथड से नहीं, एवरी मेथड बस एक इक्वेशन मेथड में थोड़ा सा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सेम रहेगा, कोई इशू नहीं। यदि आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, आप क्या करो, यहाँ पे इसका टोटल भी लिख दो। हम वैसे ही करते हाँ, टेबल कहाँ चेंज हो रहा है, तो फिर उसका उतना इशू नहीं। वो उस इशू से बचने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, घर पे आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे यार ऊपर तो मैंने लिखा सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट रहा हूँ, तो फिर मैंने इसको क्यों लिखा, इसको तो बांटा ही नहीं मैंने। उस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। फिर एक अलग से टेबल बनाएंगे जहां पे आप टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट बना दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेथड क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बेसिकली ये तब लगता है जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है एंड रिवर्स होता है। क्या हो रहा होगा, ये इसको सर्विस दे रहा है और ये इसको भी सर्विस दे रहा है, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको करना क्या है, बांटते जाना है। आपको कितने स्टेज तक, ऐसे तो क्या होगा, पहले आप इसका खर्चा इसमें बांटोगे, इसमें बांटोगे और इसमें बांटोगे, ठीक है। फिर इसका ये जो टोटल खर्चा है वो आप इसमें बांटोगे, इसमें बांटोगे और इसमें बांटोगे। फिर ये वाला खर्चा इसमें बांटोगे, इसमें बांटोगे और इसमें बांटोगे। देन ये खर्चा इसमें बटेगा, इसमें बटेगा और इसमें बटेगा। दिस इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं ना, इसीलिए क्वेश्चन खुद ही बोल देता है अच्छे तरीके से कि कितना स्टेप्स तक जाना है। यहाँ बोला ना कितने स्टेप्स तक जाना है, 3 स्टेप्स तक, वरना हम लोग कहां तक जाते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट तक। यानी जिस वैल्यू का आप नेग्लेक्ट करके एक ही बार में अपोर्शन कर दोगे, वहां तक अपन मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से आपका मन है, जिधर से आपका मन है अपन उधर से स्टार्ट कर सकता है। क्या करें सबसे पहले, सबसे पहले किसका दिया हुआ था, स्टोर्स, है ना। स्टोर्स डिपार्टमेंट इस रेशियो में क्या करता है, अपना सर्विसेज देता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट किस रेशियो में बांटेगा, 50-20-30, यानी 5:2:3, 5:2:3। क्लियर है। टोटल कितना खर्चा है, 30,000। कितना आ जाएगा,
मशीन शॉप में कितना होगा? 50% था 15,000, पैकेजिंग में उधर 9,000, और ये 30,000 क्या हो गया? जीरो हो गया। यहां तक क्या चीज? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वो अरे मैं हाँ, यहाँ सिर्फ हम रीडिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहे हैं। ये हो गया। अब देखो सर, जनरल प्लांट का टोटल कॉस्ट कितना? ये किस में बटेगा? मशीन, पैकिंग एंड स्टोर्स में, इन द रेशियो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का रेशियो क्या है? 20, 10, 5, 4:2:1। समझ में आया? 4:2:1। तो अभी क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल प्लांट कॉस्ट 4:2:1 में करेंगे हम लोग। जनरल प्लांट का टोटल कॉस्ट कितना है? 29,000 हो चुका है। अब वो 4:2:1 में बटेगा, कितना आएगा? 16, एक मिनट इधर लिख देता हूँ। टोटल 29,000, 16,571। नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट टू द नियरेस्ट रुपीज। 8286, ये 29 पूरा जीरो हो जाएगा, और इधर कितना? 4143। ठीक है। अब क्या करना है? इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बांटते जाओ बांटते जाओ बांटते जाओ। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? साइकिल मेंशन नहीं होता तो मतलब हम लोग क्या करेंगे? नेग्लिजिबल वैल्यू तक जाएंगे, मतलब 5, 10, 15 रुपए तक। नहीं, 10, 15 नहीं आएगा कभी, डेटा ऐसा होगा ही नहीं एग्जाम में। 4 से 5 स्टेप मैक्सिमम। हाँ, अभी क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, रेशियो तो वही रहेगा। रोशनी क्लियर है? हाँ 4143 पूरा बढ़ जाएगा। वैल्यू कितना होगा? 207। हाँ, तो 0.5 या उससे ज्यादा होता तो नेक्स्ट अपर राउंडिंग होगा। 2072 फिर 829। लेकिन टोटल का तो 1242 करो ना फिर। आप उपाय नहीं, कहीं एक जगह तो अप्रोक्सीमेशन मारना पड़ेगा ना। जब आपके पास बांटने के लिए रुपए ही 4143 है, ज्यादा कैसे बांटोगे? किसी एक को तो लोअर राउंडिंग करना ही पड़ेगा, उससे फर्क नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट को इसलिए लोअर राउंडिंग है, कहीं ना कहीं उसका खर्चा तो प्रोडक्शन में जाना ही है। ये कहाँ 3 बार? हम्म नहीं नहीं, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज 3 बार होता है। 6 बार नहीं, मतलब 3 बार। वो नेग्लिजिबल आ ही जाएगा वैसे भी। ये थोड़ी ना, अभी तो 2 बार ही हुआ है। 2 बार माइनस हुआ है ना स्टोर्स एंड मेंटेनेंस में, और 1 बार माइनस हुआ है तुम्हारा जनरल प्लांट का। अरे नेग्लिजिबल वैल्यू तक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल प्लांट कॉस्ट हो जाएगा इन द रेशियो 4:1, 1242 माइनस करेंगे, कितना कितना आएगा? 510,
710 178 177 177 नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पहुंच गया ना, कोई भी एक के लिए 3 तक पहुंचते खत्म। 3 मेथड। हाँ, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बहुत टफ है ना मेथड, टफ नहीं लगा तुमको? हमारा तो पसीना छूट गया करने में। वेलकम टू द कॉस्ट अकाउंट्स। I told you this paper becomes a lengthy one only because of such type of questions. 89, 35, 53, ये 0। इसका 3 स्टेप खत्म हो गया। इसका भी लास्ट स्टेप क्या? उसका तो 3 स्टेप खत्म। 50, अब क्या करोगे? अब 53 को ध्यान रखना, उधर मत बांट देना। अब 53 का जो भी कॉस्ट है वो आपका स्टोर्स एंड मेंटेनेंस में नहीं जाएगा। वी आर एट द थर्ड स्टेप। क्वेश्चन ने बोला था 3 स्टेप तक आपको चलना है, यानी सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड को अपोर्शन करना है 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, नाउ थर्ड स्टेप में हम लोग, ठीक है। अब ये तीसरा स्टेप में क्या करना है? ये पूरा का पूरा 53 किस में बटेगा? सिर्फ इन दोनों में। किस रेशियो में? 4:2। क्यों? क्या ऐसे तो फिर खत्म ही नहीं होगा। आपको बोला ना क्वेश्चन में 3 ही लेवल तक जाना है, तो और क्या करोगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज था, और उन दोनों का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना है जो है उसी रेशियो में बांटोगे ना, 4:2। हाँ बोलो दर्शन। सबसे पहले स्टोर एंड मेंटेनेंस का बताया, उससे चालू कर दे। तो किसी से भी करो, उससे चालू करेगा तो स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का जो भी लास्ट स्टेप में आएगा वो इस रेशियो में बांटेंगे, 5:2। अरे अल्टीमेटली बात तो एक ही है। तुम फैंसी बाजार से आओ चाहे गुवाहाटी क्लब से आओ, ये तुमको बोलेगा कि विशाल मेगा मार्ट की इधर मिलना है, तो बस मिलन तो उधर ही होगा तुम्हारा। तुम जनरल प्लांट से शुरू करो चाहे स्टोर्स एंड मेंटेनेंस से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस्ट तो उतना ही आने वाला है। हाँ, दोनों का 3-3 स्टेप्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल प्लांट कॉस्ट, ये लास्ट स्टेप में क्या करोगे? इधर तो बांटेगा अपन 0, टोटल है 53, इधर 0 जाएगा 35, 80। अरे ऐसे नहीं करोगे फिर तो बहुत चलते जाओगे, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में लेट लेट के करना, बहुत सुंदर से ग्राफ व्राफ बना के आ जाना, एक काम करना। सबसे बेस्ट जब इंटर सर्विस होता है ना, सबसे बेस्ट मेथड है इक्वेशन मेथड, फटाक से उसमें सॉल्व हो जाएगा। इनमें तो करते जाओ, बस अब प्लस कर देंगे। कितना आएगा? 15,000 प्लस 16, 571, 2072, 710, 89, 35। कितना? 344। गलती मत करना बस। 15। हाँ, ये तो खत्म हो गया। क्या? अरे ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया क्या? क्या चीज? वही आएगा, उसी को बांटा है तो वही नहीं आएगा क्या? भाई साहब, ये 50,000 को तो बांट रहा है तुम, तो टोटल तो 50,000 ही आएगा।
Oh God. Statement of total cost for production डिपार्टमेंट एक है मशीन शॉप और एक पैकिंग एलोकेटेड ओवरहेड्स एलोकेटेड ओवरहेड्स का टोटल कितना है 6000 प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 77,720 इसको कितना टाइम लगा समझ में आया क्या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड समझ में आया कब क्या अरे पूरा रामायण हो गया समरी है एलोकेटेड ओवर तीनों टाइप के ओवरहेड को ऐड करेगा तभी तो इसका टोटल और इसका टोटल मिलेगा इसका ये वाला खर्चा जो भी है मतलब ये टोटल कर लिया हमने ये टोटल कर लिया देन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ऐड कर दिया फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दिया तभी तो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा मिलेगा बाबूजी क्या ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो आप हाँ प्रेजेंटेशन से ही तो खेलना होता है हाँ वाह कहाँ कर रहा कोई इसका उतार लेता थोड़ा सा ये हो गया सबका ये लिखो repeated distribution method service department cost is apportioned to other service department and production department on agreed percentage repeat step 1 till the figures of service department are either exhausted or reduced to too small of figure लिख लो इसको लिखोगे देन इलस्ट्रेशन नंबर 5 करोगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या चीज हाँ दिस इज अ पार्ट ऑफ रेसिप्रोकल मेथड उसमें 3 मेथड है एक ट्रायल एंड एरर है एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है और एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है अभी हम लोगों ने जो किया है वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किया जहां पे क्या हो रहा है रेसिप्रोकल मेथड मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को दे रहा है और वही सर्विस डिपार्टमेंट फॉर्मर वाले को सर्विस दे रहा है क्लियर है
ये लिखने के बाद यू विल बी डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 5, वही है ना इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो मैथड कर देगा। हाँ क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, मैं बता दूंगा कि कब क्या एजम्पशन लेना है एग्जाम में, पहले समझ तो लो। एक सेकंड दादा, एक सेकंड। तो मैंने इनकी टेबल में साथ ही कर दिया था। Kumud is never wrong, so you are also right. ये लिखो, उसके बाद आप हाँ रेसिप्रोकल था, रेसिप्रोकल में 3 मेथड है, एक है तुम्हारा इक्वेशन मेथड, एक ट्रायल एंड एरर और एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। हमने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन किया था। मतलब हम लोग तो तीनों मेथड ही करते हैं। तीनों कहाँ किए? डायरेक्ट एक था रेसिप्रोकल और एक होता है नॉन रेसिप्रोकल। नॉन रेसिप्रोकल में 2 मेथड्स है। हाँ नॉन रेसिप्रोकल में 2 मेथड है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड तुम्हारा स्टेप लैडर मेथड, ठीक है। वो था नॉन रेसिप्रोकल में। रेसिप्रोकल के अंदर में 3 मेथड है, ट्रायल एंड एरर, इक्वेशन और ये। हमने ये कर लिया, 2 मेथड और है, तो आप ये करोगे, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 करोगे। नहीं रेसिप्रोकल सर्विस का मतलब यही हो गया ना, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को दे रहा है और वही उसी को सर्विस दे रहा है, दैट इज रेसिप्रोकल। आपने खुद के लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए जो लिख के रखना लिख के रखो। इलस्ट्रेशन नंबर 5 मेरा बुक में ये है, मतलब उसने बोला जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है उसी को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व करो। हाँ, नहीं 4 को ही उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो ना। आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है इसको आप सॉल्व करोगे बाय रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, बस यही क्वेश्चन है। इसको समझने में, ए भाई इसको समझने में क्या नॉनसेंस वाला बात करता है कभी कभी तो। इस क्वेश्चन में ये जो पावर का खर्चा है 2 तरीके से बढ़ सकता है। एक बढ़ सकता है सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर और एक तरीका है मशीन आवर इनटू हॉर्स पावर। ये जो करोगे ये होता है परफेक्ट रेशियो, क्योंकि मशीन कितना घंटा चला उसमें बिजली नहीं है ना, बिजली तो जाएगा तुम्हारा जितना पावरफुल मशीन है उसके बेसिस पे। तो ये 50 हॉर्स पावर का मशीन है और वो 1000 आवर्स चला है, तो यानी अप्रोक्सीमेटली 50,000 आवर्स जितना इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है वो, तो वो होता है परफेक्ट रेशियो इन केस ऑफ ए पावर। समझ में आया? मैंने ये बोला पावर का 2 एजम्पशन लिया जा सकता है, या तो डायरेक्ट मशीन आवर के रेशियो में बांट दिया होगा आपने, ठीक है, या फिर हॉर्स पावर के रेशियो में बांट दिया होगा। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या करोगे, पावर का रेशियो कैसे बनाओगे, मशीन आर इंटू हॉर्स पावर। लिखाया भी तो था। रोशनी क्लियर है? हाँ अदर ओवरहेड्स किस में बांटोगे, जितने घंटा मशीन चली होगी उतना ज्यादा तुम्हारा अदर खर्चे लग रहे होंगे। लेबर होते तो लेबर आर के बेसिस पे करते, बट यहाँ लेबर आर है नहीं, सो वी विल टेक मशीन आर एज द अदर ओवरहेड्स। क्या चीज? हाँ सेम ही है, कुछ है भी तो नहीं। पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन फिर टोटल, खत्म।
फैक्ट्री का खर्चा किस रेशियो में बटेगा? फैक्ट्री रेंट एरिया पावर। यस, हम लोग क्या करेगा, मशीन आवर्स इनटू हॉर्स पावर, ये बेस्ट होता है। ठीक है, अब कोई बोलेगा नहीं भैया हम तो मशीन आवर्स से गलती से कर दिया, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। कोई बोलेगा भैया हम तो गलती से हॉर्स पावर के बेसिस पे कर दिया, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। बट एज पर द परफेक्ट रेशियो, जब भी एग्जाम में ये दोनों डेटा हो, आप मशीन आवर इंटू हॉर्स पावर ही करके आना, ये तुम्हारा सही इक्वेशन है। बिकॉज कितना बिजली का बिल आएगा वो सिर्फ मशीन की कैपेसिटी या मशीन कितने आवर्स चला उसके बेसिस पे नहीं होता है। मशीन का कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ आवर्स इट रन, तब जाके वो आपको पता चलेगा कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया होगा। डेप्रिसिएशन बेसिस में मशीन आवर इंटू हॉर्स पावर, हाँ डायरेक्ट रेशियो भी लिख सकते हैं। ये होगा कैपिटल वैल्यू पे एंड अदर ओवरहेड्स मशीन आवर्स। हो जाओ शुरू। नहीं नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन वैल्कुलेशन कुछ नहीं, नहीं नहीं, डायरेक्ट रेशियो लिखने से ही हो जाएगा। आपको तब तक इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है जब तक आपका नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आ जाता। और नेग्लिजिबल वैल्यू का मतलब है जब वो चीजें सिंगल डिजिट में चले जाए डिस्ट्रीब्यूशन करते करते, तब आप क्या करोगे, सिर्फ जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप होगा उसको आप सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटोगे। जब आप इसको बांटने लगोगे तो योर नेग्लिजिबल वैल्यू विल बी 15 रुपीज, बिकॉज 15 को और ब्रेक किया ना तो वो सिंगल डिजिट में चला जाएगा। तो लास्ट स्टेप में क्या करोगे, जब 15 रुपए आएंगे वाई सर्विस डिपार्टमेंट का, उसको आप सिर्फ क्या करना, ए और बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट के छोड़ देना। वो तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था। क्या बोल रहा है? हाँ 8 लाख तो ये एलोकेटेड कर दिया, टोटल कर लिया ना ये, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस को ऐड करके ना। चलो हाँ हाँ हाँ, अरे मैं हर क्वेश्चन के बाद एक प्रेजेंटेशन बदल जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है ना कि हम इसको याद करने लगे। आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते जब आपका इंस्टिंक्शन आता है कि नहीं इससे हमारा बेटर प्रेजेंटेशन है, ये चीज ज्यादा इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो बस वैसा कर दो। आपका एट द एंड ऑफ द डे जो टोटल फिगर है वो मैच होना चाहिए कि ए डिपार्टमेंट का प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मिला के टोटल ओवरहेड कॉस्ट आना चाहिए 848,177। नहीं, यदि आपने वो ऐड कर लिया तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये आ जाएगा। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये जो 848,177 है ये टोटल ओवरहेड कॉस्ट है। क्या चीज? नेग्लिजिबल वैल्यू मतलब जब वो सिंगल डिजिट तक जाने लग जाए। आप पहले करो ना कैलकुलेट, फिर हम करो वापस वापस
ये पूरा लिखना पड़ेगा डिपार्टमेंट टैक्स ओवरहेड Statement of redistribution of, yeah, statement of secondary distribution of service department cost using repeated distribution method. चैट जीपीटी, हाँ वो चला गया आज घर, उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया, बैंक अकाउंट, उसको ठीक करने। लड़की कल जाके पढ़ा था कुछ, लेक्चर नंबर 1 किया हुआ था एम्प्लॉय का, तुम्हारा नहीं कर रहा, मत कर, पीछे रह जाएगा। हमको मत बोलना कि हम नहीं आया था। क्या चोरी पड़ा है, कितना घंटा लगा दिया उसको रिवाइज करने? दैट वाज अप्रोक्सीमेटली अ टास्क ऑफ 30 मिनट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम। कितना ही देर पड़ा सोचो तो। खुद अपने आप को आईने में देखो और फिर डिसाइड किया करो क्या तुम लोग डिजर्व करते हो क्या। जब तक आईने में देख के अपने आप को क्वेश्चन नहीं करोगे, खुद को लगता है कि हम जिंदगी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई एक रेस्पेक्टेबल डिग्री आपको क्यों मिले? आपको उसके लिए जलना भी तो पड़ेगा, उतना नंबर ऑफ आवर्स देना पड़ेगा उसको। यदि आपको एक बार में क्रैक करना है तो आपको उतने नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी देना ही पड़ेगा इसको। गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, वो वाला कहानी है। पढ़ाई को रेस्पेक्ट दो, वो अपने आप आपको देगा। कुछ घुरा ही नहीं है, तुम उस बात को इतना बार अपने मन को बोल दिया है, वो घुर ही जाता है। हम पहले ही बोलते हैं कॉस्टिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट कि जिसके लिए आपको बहुत पहले का 11 12 या कोई चीज का बेसिक्स चाहिए, नहीं। हाँ तो वो डर है ना, वो डर ही डाउट क्रिएट कर रहा है, तो डर को हटाना पड़ेगा। अननेसेसरी डर रहे हो क्योंकि कॉस्ट करके आ चुका है, तो ये फियर को निकालना पड़ेगा। एकदम छोड़ दो ना, बी रिलैक्स्ड यार। एक नया पेपर देने जाना, मस्ती से देगा। कॉस्टिंग सब्जेक्ट क्या है? एंजॉय करने जैसा सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं इसके लिए आपको डेबिट क्रेडिट का नॉलेज चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं है। लॉजिकल कैलकुलेशंस चलता है यहाँ पे, तो बस वही है। क्योंकि तुम डर रहे क्वेश्चन, या तो जिस लेवल का पेपर देना है उसके पहले ही डर चुका है तुम। जब तक इस फियर को साइड नहीं करेगा, ये तो तुम्हारे लिए तो खतरनाक साबित हो जाएगा। आते हुए भी तुम उस चीजों को कर नहीं पाएगा। रिमूव द फियर, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, कि तुम अपने आप को बोलो यार तुम 12th और बीकॉम में इतना ला सकता है, तो क्या है सीए में, ले आएगा, इधर में भी फाड़ देगा। अपने सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर से आता है, पता है। सामने आईने में अपने आप को देखो और अपने आप को मोटिवेट करोगे, क्या है ऐसा मेरे अंदर जो हम नहीं कर सकते और दूसरा बच्चा कर पाया। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे अपने आप से, इंप्रूवमेंट नहीं होगा। एंड चैलेंज करो अपने आप को, ऐसा भगवान उसको क्या दे के भेजा कि उससे हो गया और हमसे नहीं हुआ। हम तो और ज्यादा शार्प माइंडेड है, हमसे होना ही पड़ेगा, तो लेके बैठो, हो ही जाएगा। एटीट्यूड चेंज करो, अपने आप हो जाएगा। क्या चीज? हाँ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ नहीं, और छोटा कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन डू इट। 9362, इसको और भी छोटा किया जा सकता था, 9362, वो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर्स तो सेम ही आएगा ना।
सिक्सटी थर्टी फाइव को हम लोग कर सकते हैं। रोशनी कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? कोई सही नहीं कर रहा अभी तो। वाह, पूरा आराम से बैठा है ना तुम? हाँ। सुनो, दिस क्वेश्चन विल बी होमवर्क फॉर यू। Compiler question number 17 will be homework for you. दे देंगे। कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क रहेगा आपके लिए। क्लियर है? ये 3 क्वेश्चन हम कर चुके, ये हमने कर लिया। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर लिया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कर लिया। ठीक है, नाउ सुनो मेरी बात। हो गया सबका वो क्वेश्चन? थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा। हाँ, उसमें पहले ये देखो प्रैक्टिकल क्या चीज किसमें। हाँ तो डिवाइडेड बाय मशीन आर कर दो, ऐड करना होगा। हाँ तो करना होगा। हाँ, कौन सा? यहाँ पे सुनो, तुमको वो ऐड नहीं करना। ओवरहेड्स का मशीन आर रेट होता है ना। हाँ तो मशीन तो इनडायरेक्ट खर्चों के लिए हो रहा है, डायरेक्ट वालों के लिए रेट क्यों निकालना है? डायरेक्ट का रेट तो हमें पता ही होता है। तो जब आप इसको डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स कर दो, मशीन आवर कितना है? 1000, 2000 एंड 4000। तो आपको मशीन आर रेट मिल जाएगा। रिद्धि क्लियर है? बाकी लोग किसी को डाउट? कौन सा क्वेश्चन? इसमें तो उसको वो समरी नहीं, मशीन आर रेट बेसिकली यहाँ पे तो ओवरहेड्स के ऊपर होगा ना, और वो भी तो ओवरहेड ही था उसी क्वेश्चन में। डायरेक्ट वो थोड़ी, डायरेक्ट एक्सपेंस थोड़ी थे, ओवरहेड्स थे। 8481 मशीन आर का। हाँ हाँ हाँ, 848177 है। नहीं, क्योंकि हम लोग को ओवरहेड चैप्टर के अंदर टोटल ओवरहेड कॉस्ट चाहिए, और वो तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया ना तुम्हारा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। जब तुम डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेगा तो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट आएगा। बट ओवरहेड के अंदर वी ओनली टॉक अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसीलिए नहीं किया। क्वेश्चन पूछता ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का टोटल कॉस्ट बताओ, तब हम लोग उसको कंसिडर करता। यहाँ पे मशीन आर रेट का मतलब होता है टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ अ डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मशीन आर। तो इफ आप एग्जाम में गलती से डायरेक्ट वेजेस और मटेरियल को कंसिडर कर लोगे तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट एन ओवरहेड। यहां तक हुआ?
अच्छे एक दिन में दो दो क्वेश्चन करोगे तो कैसे चलेगा। चिंटी और बंटू, तुम सबका साबुन स्लो हो चुका है। आपको अभी बताइए। प्रैक्टिकल 2 ही करेंगे। तो मुझे ये देख के बताओ प्रैक्टिकल 2 में कि क्या इंटर सर्विस हो रहा है, क्या रेसिप्रोकल हो रहा है या नॉन रेसिप्रोकल है। तो पहले बस ये जज करके बताओ कि एक सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ दूसरा को देता है या उससे सर्विस लेता भी है। हम्म, ले भी रहा है और दे भी रहा है। तो उस कंडीशन में एक तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ट्रायल एंड एरर और एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है। जब मेथड नहीं पता, द बेस्ट मेथड इज साइमल्टेनियस इक्वेशन रेसिप्रोकल में। ठीक है, वो अपन सीखेगा। हाँ हाँ जी, बोलिए। यहाँ पर कोई कौन सा अरे अभी भी यही कर रहे हो तुम लोग। डस्टबिन में गिराता ही नहीं है तुम लोग। कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट हानि, तो पानी पियो, हानि लगा जाएगा। इसमें हम लोग डिवाइड मशीन और नहीं कर सकते। इसमें ये तो टोटल कॉस्ट है। क्या टोटल कॉस्ट है, तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस भी देंगे। हाँ नहीं, वो तो टोटल कॉस्ट हो गया। इसमें तो टोटल कॉस्ट है। हाँ, हमें सिर्फ प्रोडक्शन टोटल ओवरहेड कॉस्ट को डिवाइडेड बाय मशीन आर टाइम। मशीन और मशीन आर रेट पूछा है ना, मशीन आ गया मतलब ओवरहेड्स का पर आवर का रेट कितना लग रहा है। इसमें अभी हम लोग करते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से जो कॉस्ट आया है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन में तो 8,70,000 आ गया ना मेरा। अरे उसमें तुम डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दिया होगा ना, उसको इग्नोर करना है ना। अरे डायरेक्ट मटेरियल का तो हमें पता ही होता है कि मटेरियल पर केजी क्या रेट है। और डायरेक्ट एम्प्लॉय का भी पता होता है, एम्प्लॉय पर आवर वेजेस कितना तुम पे करोगे, तो उसका रेट तो पता ही होता है हमें तो। अभी ए वाला तो उनके पास जो कॉस्ट है टोटल, उसमें से डायरेक्ट मटेरियल वेजेस वाला हटा के हाँ, ये जो अभी तुम्हारे पास टोटल आया है, एक और अभी इसमें लिखता डायरेक्ट इधर में लिखता माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ तो टोटल वन परसेंट माइनस डायरेक्ट डाउट कौन सा रेड जोन वाइट जोन किस जोन में चला गया था? क्या हुआ बताओ, कहाँ दिक्कत है? कोई टेबल तो टेबल एक पहला बात है, देयर इज नो स्पेसिफाइड फॉर्मेट, उसको याद करना बंद करो। विद द क्वेश्चन इवैल्यूएट करोगे तुमको कितने कॉलम्स क्या क्या चीज चाहिए। फैक्ट्री रेंट में इसमें बटी नहीं है ना, जहाँ को ये खत्म ही करना है पूरा, तो खाली प्रोडक्ट के टॉपिक। हाँ, फैक्ट्री रेंट जो है, जो पहले दिया हाँ फिर पहले से हाँ चलिए उसमें से ओवरहेड कॉस्ट
और आपको डिस्ट्रीब्यूशन अभी ये गलत हो गया ना बाबू। अभी थोड़ा देर पहले बोला मशीन आर रेट का मतलब होता है 848.79। यहाँ पे तुम्हारा इसमें अच्छा तुम काट दिया। बट कोशिश करना एग्जाम में तुम 2 टेबल बना। हाँ सारे एक्सपेंस को इंक्लूड करके ये पैसा है। बात आ रही यहाँ है। पर मेरा प्राइमरी और एलोकेटेड दोनों और ये सेकेंडरी प्राइमरी और एलोकेटेड। इसमें तो डायरेक्ट भी इंक्लूड कर लिया था। हाँ तो डायरेक्ट क्यों इंक्लूड करेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पर केजी रेट, पर आर का वेजेस रेट तो हमें पता ही होता है। डायरेक्ट क्या था एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इंडल्ज है, तो हमने मटेरियल और एम्प्लॉय के चैप्टर में पर यूनिट का रेट, पर आर का वेजेस का रेट तो निकालना सीख लिया, तो वो रेट तो हमें पता ही है होगी। वो मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू आया है। हमें क्या करना है इस चैप्टर में? टोटल ओवरहेड कॉस्ट का रेट पर आर निकालना है। मतलब कि खाली सेकेंडरी प्राइमरी है, लेकिन प्राइमरी के अंदर में देखो मैंने क्या लिया, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ कौन सा लिया था? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लिया है। एलोकेटेड नहीं है। एलोकेटेड लेना है, लेकिन एलोकेटेड ओवरहेड्स लेना है। इनडायरेक्ट खर्चे लेने हैं, डायरेक्ट खर्चे नहीं लेने। क्वेश्चन ने आपसे टोटल कॉस्ट नहीं मांगा है। क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है? टोटल ओवरहेड कॉस्ट। तो ओवरहेड कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट क्यों आएगा? सिर्फ इनडायरेक्ट। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ इनडायरेक्ट लो ना तुम। यहाँ पर अगर डायरेक्ट लिख दो आएगा। यहाँ लिख देता डायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड लिख देता भाई, तब लेना। ओवरहेड्स लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लेते। हाँ आप बोल रही थी ये जैसे इसमें हाँ सर्विस में तो ऐड करोगे। ये हाँ ये सही है, ये नहीं करना यहाँ। हाँ इतना ही रहेगा। ये इनका इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का अभी तक का ओवरहेड का खर्चा है। फिर सर्विस के जो टोटल आएगा वो भी इसमें खर्चे ऐड हो जाएंगे, तो तुम्हें इस डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड कॉस्ट मिल जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट ये जो है ना 8, हाँ यस यस हाँ इसमें एलोकेटेड ओवरहेड है इसका। यस टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वो था मटेरियल, और उससे पहले जो क्वेश्चन किया हमने उसमें क्या था? एलोकेटेड ओवरहेड्स था। तो इनडायरेक्ट खर्चों के बारे में बोल रहा था, तो हम तो टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट के सारे खर्चे लेंगे। क्लियर है? सबका हो गया? अरे भाइयों और उनकी बहनों, ये हो गया था। तो हर जगह से लेकिन ओवरहेड बोला तो ओवरहेड ही लेंगे। हाँ ओवरहेड ओवरहेड। अब वो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन आपसे सेलिंग प्राइस मांग रहा है ना क्या मांग रहा है। अब सेलिंग प्राइस मांगेगा तो उसमें सिर्फ ओवरहेड का कॉस्ट थोड़ी लोगे, उसमें तो डायरेक्ट कॉस्ट भी कंसिडर करेंगे। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपने आप दिमाग रन करना स्टार्ट करेगा। बट यहाँ पे तो सिंपली क्या था? मशीन आर रेट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पर रेट तो पता होता है तुम्हें। मटेरियल चैप्टर के अंदर में हम लोगों ने पर यूनिट जितना मटेरियल लगता है और एक मटेरियल का क्या रेट होता है पता होता है। सिमिलरली डायरेक्ट एम्प्लॉय का पर आवर कितना वेजेस पे करना है वो हमें पता ही है। तो फिर से क्या उसका रेट निकालना? अभी सिर्फ हम लोग निकाल रहा है टोटल इनडायरेक्ट खर्चों का रेट पर आवर, सो दैट वी कैन इजीली चार्ज और एब्सॉर्ब दैट रेट टू आवर प्रोडक्ट कॉस्ट। क्लियर है? देखो रेसिप्रोकल सर्विस मेथड के बारे में लिख के रखो। When there are 2 or more service department, they may render services to each other. Therefore, the interdepartmental service should be given due weights. हर एक को इंपॉर्टेंस देना चाहिए मुझे। इसी के लिए 3 मेथड सजेस्ट किए गए हैं। One is simultaneous equation method, another one is trial and error method, the third one is repeated distribution method. हमने repeated distribution method कर लिया। क्लियर है? उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करो ओवरहेड्स का, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का। फिर से बोल रहा हूं ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यदि बोल रखे हो तो डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। देन डिपार्टमेंट वाइज आप पहले क्या करो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से टोटल ओवरहेड कॉस्ट निकाल लो।
देन सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर में तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे कंसीडर करने हैं, बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट अपोर्शनड होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। आई बात समझ में? सर्विस डिपार्टमेंट का जब आप टोटल कॉस्ट निकालोगे तो उसके अंदर तो डायरेक्ट कॉस्ट भी होगा और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होगा, बट जब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड कॉस्ट निकालते हो ना, तब सिर्फ टोटल ओवरहेड्स होंगे, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं लोगे। आई बात समझ में? देन सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल कॉस्ट है वो आप क्या करो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन करो। उसके लिए रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, बस करते जाओ जब तक नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आ जाता। इफ आपको लगता है दिस इज अ नेग्लिजिबल, मतलब सिंगल डिजिट में जाने वाला है, तो वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन कर देना। क्लियर है? नाउ सी, क्वेश्चन दो तरह के मिलेंगे एग्जाम में, आपको ही सोचना है। पहला तो ये एग्जाम में देखना, क्या एक सर्विस डिपार्टमेंट जो दूसरे को दे रहा है रिवर्स में सर्विस ले रहा है क्या? इफ ले रहा है मतलब वी आर इन द रेसिप्रोकल मेथड, ठीक है। इफ नहीं है देन वी आर इन द नॉन रेसिप्रोकल मेथड। वहां पे आप चाहो तो फिर और एक चीज इवेल्युएट करना है। पहला चीज मैंने क्या बोला, चेक करो क्या रेसिप्रोकल सर्विस है या नहीं है, ठीक है। इफ रेसिप्रोकल सर्विस नहीं है देन चेक सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है या सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के साथ साथ कोई दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा है। इफ सर्विस डिपार्टमेंट गिव्स ओनली सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लग जाएगा मेरा। क्लियर है? लेकिन इफ सर्विस डिपार्टमेंट कोई दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा है बट उससे ले नहीं रहा सर्विस, उस कंडीशन में स्टेप लैडर मेथड लगेगा। क्लियर है? बट इफ इट इज अ रेसिप्रोकल मेथड, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को देता है और उससे सर्विस ले भी रहा है, उस कंडीशन में तीन मेथड दिमाग में आने चाहिए। एक मेरा साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक ट्रायल एंड एरर और एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। अब क्वेश्चन खुद बता दे कि किस मेथड से सॉल्व करना है, प्रॉब्लम वहीं खत्म। बट क्वेश्चन मेथड नहीं बताया एंड कंसेप्ट है रेसिप्रोकल सर्विस, उस कंडीशन में ऑलवेज गो विद द इक्वेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। दिस इज द इजीएस्ट मेथड। यहाँ पे ना इतने लेंथी स्टेप्स नहीं होंगे। हमने देखा रिपीटेड में तो हम बांटते जा रहे क्वेश्चन लंबा हो रहा है ना। दो इजी था बट जितना ज्यादा कैलकुलेटर चलाओगे उतना ज्यादा सिली मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। कभी कभी फ्लो में एक बटन गलत दब गया तो गया खत्म, उस टाइम तो नहीं क्लिक करेगा ना, बट आपका पूरा फिगर बदल जाएगा। तो देर इज अ चांसेस ऑफ सिली मिस्टेक। क्वेश्चन बोल दिया तो कोई ऑप्शन नहीं, बट क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग द मेथड टू बी यूज, तब हम लोग क्या करेगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज करेगा। अभी सॉल्व करेगा कि कैसे करते हैं हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। नहीं, क्वेश्चन में मेथड नहीं दिया हो तो पहले चेक करो कि रेसिप्रोकल है या नहीं है। इफ रेसिप्रोकल सर्विस ही नहीं है तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से जाना है या फिर स्टेप लेडर फॉलो करना है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तभी लगता है जब सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं सर्विस दे रहा, सिर्फ प्रोडक्शन को दे रहा है, उस कंडीशन में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? नहीं, अलग आएगा। तो देखो, एक तो रेसिप्रोकल सर्विस मेथड क्या होता है वो लिख के रखो। देन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमें ये तो पता रहेगा कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितना परसेंटेज या किस बेसिस पे सर्विस दे रहा है, बट वैल्यू नहीं पता होगा, एवरी टाइम बदलता रहेगा वो, तो उसको निकालना सीखेंगे। कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर डिटरमाइंड बाय इक्वेशन, costs are then redistributed to production department on the basis of given percentage। एकदम सिंपल है। इक्वेशन से पहले डायरेक्ट टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे सर्विस डिपार्टमेंट का कि कितना कितना कॉस्ट है, एंड फिर उसको एक ही स्टेप में बांट देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अभी समझ में आएगा, आराम से करेंगे तब। ये लिखा सब कोई? लिखो फटाफट इसको। हाँ, एम्प्लॉयज को तो मिलेगा ना, एम्प्लॉयर देता है ना। परचेज ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस दे दो, सैलरी के बेसिस पे।
Purposes 4 लाख है, एरिया कैपिटल वैल्यू ऑफ रेट पॉइंट मशीन हॉर्स पावर ऑफ मशीन। एक बार चेक कर देख लेगा एक बार इसको कर देख एंड रायते की तरह घर पे फैल के मत बैठ जाना कि एक ही क्वेश्चन में बस उसी में सारा समय चला गया। ऐसा नहीं होता है, आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा सुंदरता पे मत जाना। क्वेश्चन तो ठीक है, कुछ बेसिस नहीं बचता तो मशीन आर्ट के बेसिस पे बांट देगा, और तो क्या है। अब वो है ही नहीं उस क्वेश्चन में, करे तो करे क्या। और एक चीज कर सकता है, क्यों नहीं हुआ, कुछ है तो उसके अंदर तो ऐसे कैसे नहीं। बकवास बात कर दिया तो मुझे। विजिट तो उसी के ऊपर मिलता है। ये लिखा तुम लोग, देखना हो गया। अजी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लिखना हो गया आप लोग का। देखो कैसे सॉल्व करोगे। फ्री सुनो मेरी बात, सुनो मेरे वीरो आज मेरी कहानी। मैं हूं तुम्हारा टीचर, मैं ही हूं तुम्हारा टीचर। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बता रखा है, सुनो मेरी बात। एक है, दो सर्विस डिपार्टमेंट, एक है बॉयलर हाउस और एक है पंप रूम, राइट। बॉयलर हाउस का इंडिविजुअल खर्चा है 3 लाख और पंप रूम का है 60,000। अब बॉयलर हाउस क्या करता है, अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी को तो देता ही है, पंप रूम को भी देता है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली पंप रूम क्या करता है, अपना खर्चा अपनी सर्विसेज ए बी और बॉयलर हाउस को देता है, राइट। अब इस कंडीशन में बांटने जाए, एक सीखा था हमने क्या, पहले एक काम करते हैं भैया, इस 3 लाख को है ना किधर बांट दे, इधर बांट दे, बांट दे। अरे पहले 3 लाख को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन दिमाग में चल रहा होगा ना अभी, एक दूसरे को सर्विस दे रहा है। बॉयलर हाउस पंप रूम को सर्विस देता है, पंप रूम बॉयलर हाउस को सर्विस दे रहा है, राइट। तो बॉयलर हाउस का खर्चा 3 लाख को हम इस रेशियो में बांट सकता है, राइट। उसके बाद पंप रूम का एक वैल्यू आएगा, ऐसे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो लेंथी हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पंप रूम का जो भी टोटल कॉस्ट है, जो भी टोटल अपोर्शन 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 होते 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 जो भी टोटल आएगा, उसका 50% वो बॉयलर हाउस को देता है सर्विस। whatever be the total cost of pump room, 50% is apportioned to boiler house. Similarly, whatever be the total cost of boiler house, 5% is apportioned to pump room, right? तो अब हम अपन इक्वेशन बनाएगा, देखो कैसे, ये समझ में आया क्या जो मैंने बोला अभी। एक है बॉयलर हाउस, आराम से लिख लेना बाद में, और एक है पंप रूम, ठीक है। अब बॉयलर हाउस जो पंप रूम को सर्विस देता है वो कितना परसेंट है, 5%। वेयर एज
पंप रूम क्या कर रहा है, बॉयलर हाउस को सर्विस दे रहा है अपने टोटल कॉस्ट का 50%। तो यदि एक दूसरे में बांटते रहोगे फिर तो बांटते ही रहो। लेकिन ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि बॉयलर हाउस का जितना भी टोटल कॉस्ट होगा, बांटते 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 जो भी टोटल वैल्यू आएगा उसका 5% ही तो वो पंप रूम में अपोर्शन करता है। एंड पंप रूम का टोटल कॉस्ट का 50% वो बॉयलर हाउस पे खर्चा करता है। तो यहां पे इक्वेशन बना लो, आपको टोटल कॉस्ट ही तो चाहिए। लेट टोटल कॉस्ट फॉर बॉयलर हाउस बी पकड़ लो या एक्स पकड़ लो, जो भी वेरिएबल्स आपको पकड़ना है पकड़ लेना। जिसको एक्स पसंद है एक्स पकड़ लेना, जिसको कोई और फर्स्ट लेटर पसंद है वो पकड़ लेना, आपकी मर्जी। लेट टोटल कॉस्ट फॉर पंप रूम बी पी। ठीक है, तो एक बात बताओ, बॉयलर हाउस टोटल कॉस्ट ऑफ बॉयलर हाउस कैसे निकलेगा? ऑलरेडी 3 लाख तो है ही, प्लस सर्टेन कॉस्ट फ्रॉम पंप रूम भी आएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ बॉयलर हाउस इज इक्वल्स टू 3 लाख प्लस 50% ऑफ टोटल पंप रूम कॉस्ट, है ना? तब जाके आपको बॉयलर हाउस का टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। बॉयलर हाउस का टोटल कॉस्ट को बी माना था, 3 लाख प्लस 0.50 पी। टोटल कॉस्ट ऑफ पंप रूम तो पी है। क्लियर है ये चीज? आराम से लिख लेंगे, समझ लो। सिमिलरली टोटल कॉस्ट ऑफ पंप रूम is equals to 60,000 5% of total boiler house cost। इसका P is equals to 60,000 plus 0.05 B। समझ में आया? यहां तक समझ में आया ना? अब या तो P का वैल्यू बैठा दो या B का वैल्यू बैठा दो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 60,000 प्लस 0.05 B इज इक्वल्स टू था ना ऊपर वाला इक्वेशन में, 3 लाख प्लस 0.50 P। इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना आ जाएगा। 60,000 प्लस 15,000 प्लस P, तो P माइनस 0.025 P, 0.975 so P is equals to 75,000 divided by 0.975। हाँ, तो कितना आ जाएगा? 76923। 76923। तो therefore total cost of pump room is equals to 76923। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ बॉयलर हाउस कितना होगा? 3 लाख तो है ही, प्लस 76923 का 50%, 38462। टोटल कितना? 38462 ना। ये आ गया। अब हमें टोटल सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट पता है, इसको डायरेक्टली क्या करो, अपोर्शन कर दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। कैसे? स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी
ये ज्यादा इजी था ना कंपेयर टू रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। जब मेथड नहीं हो रेसिप्रोकल में तो हमेशा एग्जाम में इसी इक्वेशन मेथड से करके आना। तो अभी सर्विस सर्विस को नहीं दे। हो गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर में। सर्विस को दे दिया, टोटल कॉस्ट का एक परसेंटेज आ गया ना इसके अंदर में। अच्छा तो खाली इतना अमाउंट बांट हो जाएगा। बस इतना अमाउंट बांट हो जाएगा। तो तुम्हारे पास दो डिपार्टमेंट है, ए और बी। बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा है 338,462। ठीक है। अब उसका कितना परसेंटेज वो देता है उसमें, 60% एंड 35%। 338,462 का 60% वो देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी 203077 एंड 35% इधर आएगा, कितना आ जाएगा। अब एग्जाम में क्या उस्तादी होता है पता है, कुछ सिली मिस्टेक्स। पहला सिली मिस्टेक ये टोटल माइनस दिस, ये फिगर बैठा के आ जाओ, 5% और गलत हो गया, मत करके आना। ये मैच नहीं करेगा क्योंकि 5% तो आपने उधर ट्रांसफर कर दिया पंप रूम में। समझ में आया, ये गलती मत करना, नहीं तो टोटल का कॉलम ही मत डालना एग्जाम में, कंफ्यूजन हो तो डालना मत, गलती करके आ जाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हम भूल जाते हैं, हम ये सोचते हैं टोटल मैच क्यों नहीं कर रहा, मैच क्यों नहीं कर रहा, और फ्लो में क्या करते, एक तो निकाल लिया तो दूसरा माइनस करके निकाल लो, क्यों मल्टीप्लाई करना। तो ये होता है, नहीं तो नीचे दिखा दो 60% और इधर 338 35%, कितना 11। वैसे ही पंप रूम 76,923 है, उसका 10% एंड 40%। हो गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल कितना आ गया, 2 लाख। 2,50,000 होता है कोई बात नहीं। समझ में आया इक्वेशन मेथड। दिस इज द फार मोस्ट इजिएस्ट मेथड जब क्वेश्चन साइलेंट हो। रोशनी डाउट? नहीं भैया। दिस इज योर इक्वेशन मेथड, क्लियर है? तो नीचे एक बार दिखाइए। हम्म। वो मुझे नहीं देना। क्या बोलूं? क्या करे इसी को, समझता ही नहीं है इन लोग। फैन से फिर क्या है कि इन्होंने इन लोगों के जो सुनहरे बाल है, बोला ही नहीं हाथों से भेजना हाँ हो गया सब बोल मेरे को सब बड़ा लोग दिया नहीं पता कितना बहुत ज्यादा हो रहा है वही तो जैसे बोला अब तो नीचे से गायब करवाना चलो चलो इक्वेशन मेथड ये लिखा नहीं क्या? सर आप वो वाला दिखा दो बहुत ज्यादा बात तो एक ही है भाई, वो करो ये करो, पेज का कलर ही तो बदला है। नहीं सुना कुछ तो बोल रही काम वाला तो नहीं आता तुम्हारा रूम डायलॉग देता है। छोटा छोटा सवाल छोड़ रहा था। इसको हल्का नहीं समझने का। हल्का है दोस्तों का भी है। उसका दीदी उससे भी ज्यादा भारी केक ही बना देता है। तुम्हें तो गुस्सा आ गया
बेल्टेड वाली ये तो थोड़ा सा भारी डायलॉग हो गया है। डायलॉग भी इससे भारी हो जाएगा, देख रहा है। हो गया। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं तो नहीं रहती। अच्छा, और क्या नीचे करें? क्या बोलते रहते हो? छापना ही है। सर छुट्टी दे दो अभी ना, टाइम हो रहा है। जैसे तो भाई ये जाएगा साथ में ये। फिर तीनों आएंगे ही नहीं, साइड में कहीं पे बैठा मिलेगा फुटपाथ पे। तेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी कोई बात नहीं। हो गया। मगज मती घुसी, रिद्धि क्लियर है? मम्मी सिद्धांत, ये सब्जेक्ट तो कम से कम तुम फेवरेट बना लो, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं चाहिए, कॉमर्स वाला नॉलेज। इवन अच्छा, तुम तो किया ही है 3 साल। या वो बॉयलर इक्वल्स टू 3 लाख प्लस समथिंग फ्रॉम पंप, समझाने के लिए लिखो भाई, लिखो वरना मत लिखो, कोई बात नहीं। मेन सॉल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। भैया थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए ना। तेरा फोटो में कितने अलग लग रहे हैं, कैसे लगा? ब्यूटी प्लस। रुक जाओ, कर लो पहले, इसको कर लो। 3 मिनट का समय मुझे दो, चौथा मिनट तुम लोग। इसकी बात तो थोड़ी कराओ। पहले 3 मिनट का समय मुझे दो, इसको फटाफट करो। कर लिया पूरा, सब कर लिया। पूरा करेंगे? नहीं बस थोड़ा ऊपर। वो भी छापना है, स्टेप्स भी छापना है। लो छापो। सर आपने सही था सर, गोवा वाला बैकग्राउंड चेंज हो गया। जल्दी, स्टार्टिंग से यही रखना था मैंने। अब चला गया। हाँ ये बैकग्राउंड कर लो। वाइट के जैसे आगे से बोल रहे यार, अच्छा है कि मैं वो विंटेज जाके आ गया, क्या मजा आ गया। मैं तो कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है। बोले आधे घंटे में फोन करता हूँ, हम बैठे हमारे साथ। अरे नहीं यार, फिर हम फ्री होते होते 7:30 बज गया, तो फिर क्या इसके करें? घर गए थे फिर। बीमार था ना। ऐसे 10-15 मिनट के लिए गए, फिर हम आ गए। हमको लेट हो रहा मैं कही ना कर देखो, हम लोग गए तो पहले मैंने रुद्र को बोला, पहले तो तू क्या क्या बता है। तो रुद्र गया, तभी हम दादी के रूम में इक्वेशन तो खुद से सॉल्व कर लो। जैसे आप पूरा मेहनत किया हुआ है हम। हम्म, नहीं अप्रोक्सीमेशन मार देंगे, रुपीज है ना।
नहीं नहीं, आज नहीं टच कर पाएंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। तुम लोग का स्पीड माशाल्लाह चल रहा है, बट स्टिल घर जाके एटलीस्ट हाफ एन आवर दिया करो, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स की क्या किया पूरा एकदम अच्छे से, तो क्या होगा साथ साथ में रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चंस यहाँ पे प्रेजेंटेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट क्वेश्चन को खुद सेल्फ रीड करके कि किस क्वेश्चन में क्या करना है कैसे करना है, वही इवेलुएट कर लिया ना, बहुत है, मोर देन एनफ। फिर आप कोई भी बस आपको जो डिफरेंट पॉइंट लगे, लैंग्वेज लगी है, उसको मार्क डाउन करके रखो कि मेरे को इसमें प्रॉब्लम हुआ था, उसको समझने का कोशिश करना घर पे जब आप अकेले हो। अभी छाप लोगे क्या? जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया आपको, क्वेश्चन अभी तक कौन सा होमवर्क दिया था? ध्यान रखना, कंपाइलर 17 के अंदर में आप ये वाला पार्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, बट साइमल्टेनियस इक्वेशन से एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से कर पाओगे। क्लियर है? अब उसमें एक कंफ्यूजन आएगा आप लोगों को कि इंसेंटिव्स को कैसे बांटे, परक्विजिट्स को, कोई रेशियो नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। अरे भाई, परक्विजिट्स हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी या वेजेस दिया जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो वहां पे देखना डायरेक्ट वेजेस लिखा हुआ होगा, तो डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में आप परक्विजिट्स को बांटोगे, ठीक है, क्लियर है? एंड ये क्वेश्चंस भी आपके होमवर्क है। कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 17, टोटल 4 क्वेश्चन होमवर्क है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अपना एक दिन के बाद है, तो एटलीस्ट इतना तो करना ही है। ट्यूसडे ना मेरा क्लास नहीं होता है। 4, 6, 9, 17 कंपाइलर क्वेश्चन 4, 6, 9, 17 that will be homework, ठीक है? That's all for today. Thank you.